Good morning, students. So let's start with a second lecture of our second chapter, and the name of the chapter is Structure of Atom. This chapter is, I know, very interesting one, and I hope you are all enjoying this while learning. So these are the topics that we are going to discuss today. The first is atomic models. Then under this atomic models, we will study today Thomson's model of atom and Rutherford's nuclear model of atom. Then atomic number and mass number, isobars and isotopes, drawbacks of Rutherford model, and two numericals from your back exercise NCERT book. So in last lecture, I have just discussed the indivisible particles of the atom, that is discovery of electron, discovery of proton, discovery of neutron. In this lecture, we will study about the various models of the atom given by the different scientists. So let's start first with Thomson's model. So these are the various models given by the various scientists. ओके सो वी विल स्टार्ट विद जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम. हम ये वाला नहीं करेंगे, ये डेल्टन एटॉमिक थ्योरी तो हम कर चुके हैं, एंड दिस वन यू हैव नो नीड टू जस्ट लर्न और रीड. दिस वन जस्ट कीप आउट. वी हैव लर्न दिस डेल्टन एटॉमिक थ्योरी. ओके, तो इसमें तो सबसे पहले ही सेड दैट एटम जो है, एटम को वी कांट फर्दर डिवाइड द एटम, जो कि यहीं पे फेल हो गया था. And today we start with this J.J. Thomson model, then we cover the Rutherfords, and rest we will discuss later on. So let's start our first model of atom, that is J.J. Thomson's model of atom. Now in this model, what he proposed before going through chemistry or science related terms, I just want to explain you with simple terms. जैसा बच्चे in your 9th class you have understand this Thomson's model with the help of watermelon. आपने watermelon की help से इसको understand किया हुआ है, ठीक है. तो उसमें क्या था बच्चे, जैसे कि if this is your watermelon, ठीक है. तो watermelon में क्या होता है, all बाहर का जो उसके पील्स हैं दैट इज़ ग्रीन, अंदर से वाटरमेलन आपका होता है बच्चे रेड. एंड रेड के बाद उसमें यहाँ पे ब्लैक सीड होते हैं, ठीक है. ब्लैक क्या होते हैं बच्चे, ब्लैक कलर के सीड होते हैं, ठीक है. तो ये उनका थॉमसन का कहना था कि ये जो रेड पार्ट है ये सारा ही क्या है, इट इज़ पॉजिटिव चार्ज, और ये जो ब्लैक डॉट आपको दिख रहे हैं या फिर वाटरमेलन के जो ब्लैक कलर के सीड्स हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स. सो और इन अनदर सिंपल एग्जांपल, खीर या पुडिंग की एग्जांपल ले लूँ या खीर की लूँ, तो जैसे हमने खीर बनाई है, उसमें है मिल्क है, राइस हैं, और उसमें हमने नट्स डाले हैं, ठीक है. तो होगा क्या कि खीर और मिल्क जो है हमारा बिल्कुल वो तो अच्छे से मैश ही होता है, बिल्कुल मिक्स होता है, तो उसको हम ले लेंगे एज अ पॉजिटिव पार्ट, ठीक है. और उसमें जो नट्स हैं जो कभी कभी आते हैं बाइट में, ठीक है, तो उसको हम ले लेंगे इलेक्ट्रॉन चार्ज. मीन्स दिस इज अ वे टू अंडरस्टैंड. यू कैन ऑल्सो सी इन दिस पिक्चर कि ये जो जितना भी ऑरेंज सा पार्ट है ये सारा ही उन्होंने कहा है दिस इज अ सफेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज. ऐसा नहीं है कि जहाँ पे प्लस लिखा है वहीं पॉजिटिव चार्ज है, नो. ये जितना भी आपको कलर पार्ट दिख रहा है ऑरेंज कलर का, ये सारा ही क्या है, दिस इज ऑल रिलेटेड टू योर सफेरिकल क्लाउड. जैसे कि यहाँ ये कि सफेरिकल का क्लाउड है इसमें, और ऊपर से जो हमने ये ब्लू कलर के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक बटन की तरह उस क्लाउड पे सजा दिया है, डेकोरेट कर दिया है. आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ. सो अकॉर्डिंग टू थॉमसन ही सेड दैट एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, होता है बीच में रखे हुए इन इट. द एटम्स वाज एज्यूम्ड टू कंसिस्ट ऑफ अ स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 10⁻⁻10 मीटर.
His model looked like raisins stuck on the surface of a lump of pudding. तो उन्होंने भी यही कहा कि रेजिन्स या ड्राई फ्रूट जैसे पुडिंग के ऊपर सजाए होते हैं, बीच बीच में कहीं पे मिलते हैं, वैसा ही इलेक्ट्रॉन जो हैं हमें एक प्रोटॉन के क्लाउड में पॉजिटिव स्फीयर में हमें मिलते हैं. नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, हेंस एटम इज होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. नाउ ये जो जे थॉमसन मॉडल है ये बिल्कुल फेल कर गया बच्चे, एक्सेप्ट ओनली दिस वन पोस्टुलेट. ये जो उनका पॉइंट था इट इज़ करेक्ट, ये अभी तक करेक्ट है, आपको भी पता है. दैट इज़ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. एटम जो है इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. सो this is all about your J.J. Thomson's model. Again I am repeating, according to him atom how the negative and positive are arranged in a atom, that positively charged sphere atom is consist of is made up of positively charged sphere and electrons are embedded in it, and the negative and the positive charges are equal in magnitude, hence the atom is electrically neutral. तो second जो इनका postulate था it is correct, but जो first वाला है that is positive charge जो है सारे उसमें present है atom में, it is not correct. अब हम पढ़ेंगे कैसे ये correct नहीं था. So now let's start with Rutherford. तो रदरफोर्ड ने इस मॉडल को चैलेंज किया गिवन बाय जे थॉमसन. तो एक्चुअली रदरफोर्ड जो थे बहुत रिच पर्सन थे, उनकी अपनी प्राइवेट कंपनीज एजेंसी वगैरह थी जो कि रेडियो एक्टिविटी के ऊपर काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे वो, ठीक है. उनके अपने तो काफ़ी अर्निंग भी करते थे क्योंकि रेडियो एक्टिविटी के ऊपर जो है वो लगातार एक्सपेरिमेंट्स करते थे. उनके अंदर बहुत से साइंटिस्ट या वर्कर्स काम भी करते थे. सो एक दिन एक उनकी टीम में आके जस्ट इन्फॉर्म्ड हर कि जब उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स को स्ट्राइक किया किसी थिन मेटल प्लेट के साथ, तो वो मैक्सिमम जो पार्टिकल्स थे वो उस बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे निकल गए, प्लेट को क्रॉस करके सीधे निकल गए. सो दे जस्ट इमेजिन कि कैसे पॉसिबल हो सकता है अगर मास जो है या पॉजिटिव चार्ज जो है एटम के पूरे उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इनको तो अल्फ़ा पार्टिकल्स को तो वापस आ जाना चाहिए था. क्यों आ जाना चाहिए था? बिकॉज अल्फ़ा पार्टिकल्स के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है और जो प्रोटॉन की बात हो रही है वो भी पॉजिटिव चार्ज है, तो प्रोटॉन रिपेल करेंगे, वो तो उसको क्रॉस करके जा ही नहीं सकते थे. सो एनी हाउ फिर उन्होंने रदरफोर्ड ने इसके बारे में काफ़ी सीखा भी, काफ़ी साइंटिस्ट से मिले, लर्न किया. उसके बाद फाइनली उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया जस्ट टू check this scattering or deflection of the alpha particles. Now as I said here, alpha particles, so first of all the question arise, what are alpha particles? Alpha particles क्या है? Now alpha particle is just you can say that it is the nucleus of helium atom. Okay, so alpha particle जो है we can say that it is the helium atom, not only the nucleus of the helium atom. अब helium atom के nucleus में क्या होगा? If I consider it is the nucleus of helium atom, पहले तो यहाँ पे प्लस चार्ज है और क्या है यहाँ पे 2 protons and 2 neutrons. So what about its atomic mass? It is 4 units. So alpha particles का जो mass है it is also 4 units. Hence we say that alpha particles have alpha particles को हम क्या कह सकते हैं? That it is a nucleus of helium atom. और इनके ऊपर चार्ज जो है it is 2 positive. So जो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस का सारा जो हम बोलें अगर किसी को श्रेय जाता है दैट इज़ रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है और वो कहाँ है, किस साइज़ में है, ठीक है. सो जब उन्होंने उनका ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप था क्या, लेट्स स्टडी इट फर्स्ट. सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया, तो रेडियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ही होगा. तो यहाँ पे एज यू कैन सी हियर ही टेकन अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल एज अ रेडियम. देन जब यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ से जाएंगे उसके सामने ही बिल्कुल उन्होंने गोल्ड की पतली सी फॉइल रखी, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल में हम खाना रैप करते हैं वैसा फॉइल पेपर मेटल का गोल्ड का यहाँ पे रख दिया, शीट जो है मेटल की, गोल्ड मेटल की. और ये आप जो देख रहे हो सर्कुलर शीट,
ये फ्लोरेसेंट सर्कुलर शीट थी, एक्चुअली ये पूरे उसमें है, ठीक है। तो उन्होंने लगा दी। ऐसा क्यों किया? ताकि जब कोई पार्टिकल इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन के साथ टकराए तो वहाँ पे ऑब्जर्व हो सके कि हाँ यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुई है, यहाँ पे जाके कुछ स्ट्राइक हुआ है। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स जो हैं इधर से गए, ठीक है, जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स ने यहाँ पे अपनी गोल्ड फॉइल के ऊपर अटैक किया, अब ये नहीं है कि एक आधा पार्टिकल नहीं था, करोड़ों में थे ये अल्फा पार्टिकल जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो जब ये अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से स्ट्राइक किए सीधे गोल्ड फॉइल पे, थिन गोल्ड फॉइल पे, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग वो सीधा ही निकल गए। एज यू कैन सी हियर मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स आर अनडिफ्लेक्टेड, वो ऐसे ही निकल गए, बस ज़्यादा कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, ठीक है, ऐसे निकल गए बस। लेकिन कुछ जो पार्टिकल थे उनने थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दिखाया, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये एक पार्टिकल ये है, इसने डिफ्लेक्शन दिखाई है, इसने दिखाई है। और एक पार्टिकल ऐसा था, अगर हम कहें कि आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल्स, एक पार्टिकल जो था वो कि बिल्कुल बाउंस बैक हो गया। अब वो क्यों हुआ वो हम डिस्कस करेंगे in his observations. I hope you understand this experimental setup. You can also see this with the help of this another diagram, that is systematic molecular view of the gold foil. Let us consider ये जो circular circle से हैं ये क्या हैं, गोल्ड मेटल के एटम्स हैं, और ये अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, जितने भी ये पैरेलल ब्लू कलर के रेज आप देख रहे हो ये अल्फा पार्टिकल्स हैं। स्ट्राइक किए, देखिए सीधा निकल गए। क्यों सीधे नहीं? क्योंकि वो मोस्ट ऑफ जो है इधर उधर साइड में से निकल रहे हैं। कुछ जो हल्के से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं क्योंकि वो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास से गुजरे हैं, ठीक है। जो डिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं वो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास से गुजरे हैं। देखिए अब जैसे मैं फर्स्ट केस में लेती हूँ, ये आपका अल्फा पार्टिकल जा रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस के पास से गया तो हल्की सी डिफ्लेक्शन दिखा दी। ये वाला जो है ये किसी भी न्यूक्लियस के पास नहीं है, दूर है, तो ये सीधा निकल गया। सिमिलरली इस पार्टिकल को देखिए, अल्फा पार्टिकल को, ये बिल्कुल उस पॉइंट पे जाके टकराया है जहाँ पे येलो मीन्स आपका न्यूक्लियस है। ये जो येलो मार्क दिखा रहा है आपको ये वाला, इट शोज दैट आपका न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पे है। तो जैसे ही वो न्यूक्लियस के साथ टकराया जहाँ मैंने नंबर 2 लिखा है, वो बिल्कुल डिफ्लेक्ट बैक हो गया, बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और जो हमारा न्यूक्लियस है उसमें भी कौन सा चार्ज है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल किया और ये डिफ्लेक्ट बैक हो गया। ओके, सो नाउ सो व्हाट ही ऑब्जर्व्ड इन हिज एक्सपेरिमेंट, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व किया, अबाउट 99.9%, ठीक है, मोस्ट मीन्स 99.9% जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के गोल्ड फॉइल को पास कर गए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। A small fraction of alpha particles was deflected by small angles. बहुत ही कम जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स थे वो 1 सेकेंड, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो थे दे जस्ट पास द गोल्ड फॉइल और सीधा निकल गए, ठीक है। लेकिन बहुत कुछ उसमें से बहुत ही कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि स्मॉल एंगल से डेविएट भी हुए, लाइक दिस वन, बहुत कम। और थर्ड जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट अ वेरी फ्यू, almost 1 out of 20,000 bounced back, that is were deflected by nearby, or you can say that nearly 180 degree। या तो आप बाउंस बैक कह सकते हो या फिर ये कह सकते हो कि कितना डिफ्लेक्शन हुआ बाय 180 डिग्री एंगल। नाउ जो उन्होंने ये तीनों ऑब्जर्वेशंस वहाँ से इकट्ठी किए हैं उन्होंने उनको ऊपर एक मॉडल दे दिया, दैट इज नोन एज Rutherford's model of atom or nuclear model of atom. Nuclear क्यों? Because here the discovery of nucleus is related to this model. So this is also known as nuclear model of atom or Rutherford's model of atom. So अब इस हम now we will discuss the main points of this model. The first is that the positive charge and most of the mass of the atom was densely concentrated in extremely small region,
This very small portion of the atom was called nucleus by the Rutherford. Now, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि पॉजिटिव चार्ज जो है एटम का जितना भी पॉजिटिव चार्ज है और मास जो है वो एक ही जगह पे डेंसली कंसंट्रेटेड इन एक्सट्रीमली वेरी स्मॉल रीजन. क्यों उन्होंने ये कहा? क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो सारे अल्फ़ा पार्टिकल मैक्सिमम 99.9 अल्फ़ा पार्टिकल सीधे क्यों चले गए? अगर आपके इसको दोबारा समझिए, अगर मान लीजिए आपका ये एटम है, यहाँ पे पूरे में पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो पार्टिकल्स आ रहे हैं इधर से, ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ से आ रहे हैं, इनको तो प्लस ये भी इनके ऊपर भी प्लस चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस चार्ज है, इनको तो रिपेल होके ऐसे आ जाना चाहिए था, वापस आना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, वो यहाँ ऐसे निकल गए सीधा. सो व्हाट डज इट मीन कि ये प्लस चार्ज हर जगह ही अवेलेबल नहीं है, हर जगह नहीं है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पे है जहाँ पे पूरा मास भी क्या है कॉन्सेंट्रेट करता है और पॉजिटिव चार्ज भी एक ही छोटे से स्मॉल रीजन में जो है वो कॉन्सेंट्रेट करता है. अब चलो, ये उनको एक बात है, मुझे लगता है आपको भी क्लियर हो गया होगा. यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज दिस फर्स्ट postulate of this model. Okay, the positive charge and most of the mass of the atom was densely concentrated in extremely small region. This very small portion of atom was called nucleus by the Rutherford. Now, और क्या इसमें इन्होंने बोला? वो एक तो पुराना ही है, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. एक और उन्होंने चीज उसमें कही, दैट साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी 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 स्मॉल एज कम्पेयर द साइज ऑफ एटम. तो इसमें इसको उन्होंने कैसे कंपेयर किया? अदरवाइज जो साइज ऑफ एटम है, अगर हम उसको कंसीडर करें, इफ आई कंसीडर दैट साइज ऑफ एटम इज 10⁻⁻10, तो मीटर मीन्स रेडियस की बात कर लें, तो जो आपका न्यूक्लियस है उसका होगा -10⁻⁻15 मीटर. ये एटम का रेडियस है, तो ये न्यूक्लियस का रेडियस है. देखिए कितना डिफरेंस है इनमें, ठीक है. और इसमें एक बुक में ये भी एक्सप्लेन किया है कि अगर हम क्रिकेट बॉल को न्यूक्लियस समझ लें, ठीक है, मान लीजिए हमारी क्रिकेट बॉल है, ठीक है, इसको हमने क्या समझ लिया? न्यूक्लियस समझ लिया. और ये जो हमारे पास हमारा जो फील्ड होती है जहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, उसको हमने कंसिडर कर लिया एटम. लेकिन कैसी फील्ड? जिसमें चारों तरफ, हर तरफ जो है ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा. अगेन आई एम रिपीटिंग, फील्ड, मान लीजिए आपकी क्रिकेट बॉल, जो क्रिकेट स्टेडियम होते हैं वहाँ पे बॉल जो है बिल्कुल फील्ड के बीचों बीच रखा हुआ है, ठीक है, और उसके चारों तरफ, बॉल के चारों तरफ 5 किलोमीटर का अगर हम डिस्टेंस लेके सर्कल लगाएं तो फील्ड बनाएं, वो हमारा कंपैरिजन होगा न्यूक्लियस एंड एटम. सो I hope you understand that how small the nucleus is as compared to the atom. Now, the most importantly, he said that, very important one, that the nucleus is surrounded by electrons that move around the nucleus with a very high speed in circular paths called orbits. Thus, Rutherford's model of atom resembles the solar system in which the nucleus plays the role of sun and the electrons that of revolving planets. सबसे इम्पॉर्टेंट जो था, रदरफोर्ड ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं. अब ये भाई कैसे पता चला उनको? ये न्यूक्लियस है और ये कहा कि ये हमारे जो हैं शेल्स हैं, ऑर्बिटल्स हैं, और इलेक्ट्रॉन जो हैं इनमें क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं. ओके, तो ये इस कंक्लूजन पे वो कैसे पहुँचे? जबकि उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट में जितनी वो ऑब्जर्वेशंस हमने पढ़ी हैं, हमने कहीं भी इस बात को नहीं समझा है, तो ये कैसे उन्होंने समझ लिया? एक्चुअली व्हाट हैपन्स, ये आपका क्या है? अब ये तो कंफर्म हो गया ना कि हमारा जो प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, वो न्यूक्लियस के अंदर है, एक जगह छोटे से स्मॉल पोर्शन पे प्रेजेंट है, ये तो कंफर्म्ड है. और इलेक्ट्रॉन मान लीजिए उसके आसपास ही होगा, मान लेते हैं यहाँ पे है, तो इलेक्ट्रॉन क्या, न्यूक्लियस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है. क्या करेगा न्यूक्लियस? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा. अब
अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन में से किसका मास ज़्यादा है? प्रोटॉन का। तो इवेंचुअली या प्रैक्टिकली होना क्या चाहिए? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींच के ये दोनों कोलाइड कर जाएंगे और एटम खत्म हो जाएगा, तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो रदरफोर्ड को लगा कि इस मतलब लड़ाई से बचने के लिए वो जो अपनी एनर्जी को है कहीं यूज़ कर रहा है, और वो एनर्जी वो कैसे यूज़ कर सकता था? बाय यूजिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो सर्कुलर मोशन में जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं मीन्स वो ये जो अट्रैक्शन है उसको कहाँ यूज़ कर रहा है? अपने सर्कुलर मोशन में यूज़ कर रहा है एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। दैट इज़ वाई। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि उन्होंने ये एक्सप्लेन किया दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, और उन्होंने इसीलिए इनके मॉडल को सोलर सिस्टम मॉडल भी बोला जाता है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा? न्यूक्लियस इज लाइक अ सन एंड इलेक्ट्रॉन्स लाइक planets that are revolving around the nucleus. Third is electrons and the nucleus are held together by electrostatic forces of attraction. थर्ड उन्होंने बोला, ये तो पता ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो हो गई ना, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो दोनों में जो अट्रैक्शन है इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, नेक्स्ट। नाउ before doing this mass number or this, I just want to discuss with you the drawbacks of Rutherford's model of atom. अब रदरफोर्ड के जो थे, नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छा मॉडल दिया, बहुत अच्छे से सारा बेसिक चीज़ें को एक्सप्लेन किया, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स पे वो लैग कर गए। एंड व्हाट आर दोज पॉइंट्स? लेट अस डिस्कस। सो रदरफोर्ड ने क्या कहा? पहला उनका जो फेलियर था, ही कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। उन्होंने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया। वो कैसे? लेट अस डिस्कस। Rutherford proposed that electrons revolve around the nucleus at a very high speed in a circular orbit around the positively charged nucleus. As you can see here, ये nucleus है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। नाउ एज यू नो कि इलेक्ट्रॉन जो है एक चार्ज पार्टिकल है, न्यूक्लियस भी चार्ज पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, मैक्सवेल ने दी है एक। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बाय मैक्सवेल, ही सेड दैट व्हेन ए चार्ज पार्टिकल लाइक, अब इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज पार्टिकल है, इज एक्सेलरेटेड। अब ये कैसे पता कि ये एक्सेलरेटेड हो रहा है? बच्चे देखिए, ये अगर हमारा सर्कुलर पाथ है, दिस इज आवर न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन जो है व्हेन दे आर रिवॉल्विंग इन दिस सर्कुलर पाथ, तो एक्चुअली व्हाट हैपन्स, इलेक्ट्रॉन बीइंग अ चार्ज पार्टिकल, ठीक है, तो जब वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में जा रहा है, आपने ये बेटा 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि स्पीड तो कांस्टेंट हो सकती है लेकिन वेलोसिटी नहीं। क्यों? वेलोसिटी डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन, और सर्कुलर पाथ में हर एक पॉइंट में जो है डायरेक्शन इज चेंजिंग। यहाँ कुछ और है डायरेक्शन, यहाँ पे कुछ और है डायरेक्शन, यहाँ पे कुछ और है। सो अगर वेलोसिटी है देन इट लीड्स टू acceleration. So whenever a charged particle is accelerated around another charged particle, that is nucleus, it's there would be continuous radiations of energy, means यहाँ पे energy radiations निकलेंगी, and this loss of energy slows down the speed of the electron. इससे क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन जो है रेडिएशन जो है वो रेडिएट करेगा, तो वो मीन्स अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है? लूज़ कर रहा है। मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने ऐसे रिवॉल्व करना शुरू किया, ऐसे ऐसे एनर्जी लूज़ हो रही है, ठीक है, वो और पास आ रहा है और पास आ रहा है, और एनर्जी लूज़ हो रही है, और पास हो गया और पास हो गया, और फाइनली वो न्यूक्लियस में जाके गिर गया, एटम डिस्ट्रॉयड, कोलैप्स हो गया। So this loss of energy slowed down the speed of the electron, and eventually the electron would fall into the nucleus, atom would collapse. But such collapse does not occur, thus Rutherford's model could not explain the stability of the atom. So in this way we can say that Rutherford is failed to explain the stability of the atom. Now another drawback of the Rutherford is he could not explain the line spectrum of the atom. now line spectrum क्या है? मान लीजिए हमारे पास कोई भी कंटेनर है, उसमें हमने हाइड्रोजन गैस ले लिया, उसमें से हमने वाइट लाइट को पास किया, तो जब
पास करने के बाद जो सामने हमारे पास स्पेक्ट्रम आएगा, स्पेक्ट्रम होता है बेसिकली जैसे विवग्योर के कलर्स, प्रिज्म में से कलर वाइट लाइट को पास करते हैं, विवग्योर के कलर्स मिलते हैं, दैट इज योर स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन के केस में जो है हमारे पास मान लीजिए सारे कलर नहीं आए, 3 कलर आए, और जब हमने गैस चेंज किया तो कुछ और आया, ठीक है। तो मीन्स ही इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस ऑल। एंड अनदर ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड इज दैट he says nothing about distribution of the electrons around the nucleus and the energies of the these electron। यही जो मैं बात कर रही हूँ स्पेक्ट्रम की, कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ नहीं बताया कि न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, एक ही ऑर्बिट में सारे होते हैं, अलग अलग ऑर्बिट्स हैं, कुछ नहीं बताया। एंड द एनर्जी ऑफ द, और ना ही एंड नीदर ही एक्सप्लेन रिगार्डिंग द एनर्जीज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। सो दीज आर द failures or drawbacks of the Rutherford model of the atom. Now, next I am going to discuss a very easy topic that you have discussed already in your 9th class. Okay. This one, mass number. So what is mass number and atomic number? As you can see here, this is general representation of any element। मैं बिल्कुल शॉर्ट में इसको बोलने समझाने वाली हूँ, आपने इसको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ओके, सो दिस इज अ जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एलिमेंट, एंड Z is its atomic number and A is atomic mass। You have already learned that. Now as you can see here it is written mass number is proton plus neutron. What does this positive means? One positive and neutral. Okay, and atomic number is number of protons or number of electrons only in case of neutral atom। electrons को हम atomic number के केस में we can take a number of electrons, it is not compulsory to take number of protons, but the condition is the atom is neutral। So but because in जस्ट आई वॉन्ट टू क्लियर वन थिंग, क्यों मैं ये कह रही हूँ कि एटम जो है न्यूट्रल होना चाहिए, बिकॉज इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम ओनली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो चाहे हम नंबर ऑफ अटोमिक नंबर प्रोटॉन से लें या इलेक्ट्रॉन से लें, इट विल बी सेम। So mass numbers, what is mass number? The total number of protons and neutrons present in the nucleus of any atom is called the mass number। और atoms of the same element have the same number of protons but they can have different numbers of neutrons। So ये भी बहुत important है कि एटम जो हैं किसी एलिमेंट के, उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम होंगे बट दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो उसके बारे में अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। सो दिस इज हेयर इज द एग्जांपल ऑफ कार्बन। दिस 6 रिप्रेजेंट्स द अटोमिक नंबर ऑफ कार्बन एंड 12 इज द मास नंबर। तो जो है ये सुपरस्क्रिप्ट है और ये जो है सबस्क्रिप्ट है। अटोमिक नंबर सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है और अटोमिक मास जो है वो सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जाता है बच्चे। नेक्स्ट इज isotopes and isobars। What are these? Now isotopes are what? Atoms having same atomic number but different mass number। atomic number same होगा but mass number क्या होगा? different। एक यहाँ पे जैसे आयोडीन का है, ठीक है। एक मैं और आपको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। सो ये प्रोटियम है 1, नेक्स्ट है ड्यूटेरियम 1, 2 and third is tritium that is 1 and 3। so ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। एटॉमिक नंबर एज यू कैन सी हियर 1 1 1 but atomic mass is 1 2 and 3। and what are isobars? Isobars mean having same mass number but different atomic number, means just opposite of the isotopes। isotopes में क्या था बच्चे? आइसोटोप के केस में अटोमिक नंबर सेम थे, यहाँ पे आइसोबार्स में मासेस सेम हैं बट अटोमिक नंबर्स आर डिफरेंट। फॉर एग्जांपल क्लोरीन, आर्गन। अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम का अटोमिक नंबर 20 है, आर्गन का 18 है, 17 है, लेकिन इनके मासेस क्या है? सबके 40 हैं। सो दीज आर isobars। Now there is a little bit comparison। So isotopes are different atomic structures of the same element।
आइसोटोप जो हैं एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन आइसोबार्स क्या हैं, ये अलग अलग हैव केमिकल एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक मास। तो इसमें देखो सारे एटम जो हैं अलग अलग एलिमेंट्स के हैं। इन केस ऑफ आइसोटोप्स एटॉमिक नंबर्स आर इक्वल टू ईच अदर, यहाँ पे मासेस जो हैं इक्वल होते हैं, एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट होते हैं। द सेम इज द सेम केमिकल एलिमेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स। देखिए सेम ही एक ही केमिकल एलिमेंट है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर ऑफन सिमिलर। एंड व्हाट अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज, लेट्स डिस्कस। बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में क्या होगा कि किस में सेम रहेंगी इन केस ऑफ आइसोटोप्स और आइसोबार्स। वन थिंग आई मेक यू क्लियर दैट ये जो हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज हैं दे विल डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर आइसोबार्स आइसोटोप्स में जिसमें इलेक्ट्रॉन्स सेम हैं वहाँ पे आपकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी बेटा, सेम रहेंगी। सो बिफोर डूइंग दैट आई जस्ट make you understand with the help of this diagram, this one. So argon 18, potassium 19, calcium 20, but the atomic mass is 40 40 40 each. So what does it mean, these are what, these are isotopes। and मैं ये तो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, प्रोटियम, ड्यूटेरियम। सो दीज आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो प्रोटॉन सब में वही है, बस न्यूट्रॉन जो है वो बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से मास नंबर जो है वो बढ़ रहा है। So important point to mention regarding isotopes is that chemical properties of atoms are controlled by the number of electrons, which are determined by the number of protons in the nucleus. So number of neutrons present in the nucleus have very little effect on the chemical properties of the element. Therefore all the isotopes of a given element show same chemical behavior। अब isotopes के केस में क्या है बच्चे, आइसोटोप्स में ये दीज आर आइसोटोप्स, तो यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन तो सब में सेम है, प्रोटॉन सेम है तो वही इलेक्ट्रॉन है क्योंकि न्यूट्रल एटम्स हैं। तो यहाँ पे वेरी क्या कर रहा है, ओनली न्यूट्रॉन वेरी कर रहा है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो न्यूट्रॉन में बहुत कम डिपेंड करती हैं, मैक्सिमम ये इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती हैं। सो आइसोटोप की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी। ओके, दिस आई हैव डिस्कस ऑलरेडी। नाउ कम टू योर क्वेश्चन पार्ट। ये क्वेश्चन सारे बच्चे आप 9th क्लास में कर चुके हो, फिर भी आई जस्ट एक्सप्लेन यू लिटिल बिट। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर देयर इन द फॉलोइंग न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 न्यूक्लियस दिए हुए हैं, आपको बताना है न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स के बारे में। द फर्स्ट इज कार्बन, सो अटोमिक मास इज 13 एंड अटोमिक नंबर इज 6। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें पता चल गए, दैट इज 6, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पता चल गया, दैट इज 6। न्यूट्रॉन्स कैसे पता चलेंगे, 13 - 6 दैट इज 7। सिमिलरली यू कैन फाइंड फॉर द अदर्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4th, write the complete symbol for the atoms with the given atomic number and atomic mass। सॉरी, यहाँ पे बच्चे यू हैव टू राइट डाउन द सिम्बल्स। आपको Z दिया है और A दिया है। नाउ मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने आपको जर्नल उसमें बताया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम जर्नल। सो Z इज व्हाट, Z इज एटॉमिक नंबर एंड A इज व्हाट, A इज मास नंबर। सो इन दिस क्वेश्चन सेम दे हैव डन, उन्होंने Z की वैल्यू दी है, A की वैल्यू दी है, तो आपको पता है Z इज एटॉमिक नंबर एंड A इज मास नंबर। तो 17 एटॉमिक नंबर इज ऑफ क्लोरीन, तो हम इसको मेंशन कर देंगे। सिमिलरली 92 फॉर यूरेनियम एंड 4 एटॉमिक नंबर इज फॉर वेलिनियम। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर। I hope you understand this. This Rutherford model of atom is very important. In next lecture we will discuss other models of the atom. So till now, thank you students. Happy learning.